बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री क्लास 10 न्यू बुक यूनिट नंबर 14 स्टेट ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस जो कि पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ है लास्ट टाइम। आज हम उसके एक्सरसाइज में दिए गए एक्सरसाइज एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। जो सबसे पहला एमसीक्यू है उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस इज ड्यू टू। कह रहे काइनेटिक थ्योरी के मुताबिक जो सॉलिड लिक्विड और गैसेस एंड स्टेट्स ऑफ मैटर एंड प्राइमरी स्टेट ऑफ मैटर हैं, ये तीनों, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है। ए ऑप्शन दे रहे हैं द डिफरेंस इन द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द पार्टिकल्स, साइज ऑफ पार्टिकल है या शेप ऑफ द पार्टिकल है। देखिए जो इनमें बेसिक डिफरेंस है ना वो यही है कि पार्टिकल की जो मूवमेंट है उसका है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है गैसेस में जिसकी वजह से पार्टिकल तेजी से मूव करते हैं और लिक्विड में उससे स्लो होते हैं, जबकि सॉलिड में पार्टिकल जो है वो स्टिक हुए हुए होते हैं आपस में ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो बेसिक डिफरेंस जो है वो यही है। तो पहले एमसीक्यू का ए सूटेबल आंसर बनता है। ठीक है जी, वन पे आप ए लगा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है अपॉन हीटिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन। कर जब हम हीट करते हैं तो उसमें जो इवेपोरेशन का रेट है वो डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, सेम रहेगा, या इनिशियली डिक्रीज होगा एंड देन इंक्रीज अपॉन फर्दर हीटिंग। तो देखिए हमने पढ़ा है कि जो इवेपोरेशन है वो टेम्परेचर बढ़ जाए तो इवेपोरेशन भी बढ़ जाती है। तो इवेपोरेशन का जो है रेट ऑफ इवेपोरेशन हीट करने से इंक्रीज होगी। तो बी वाला ऑप्शन इसका सूटेबल है। तो आप बी लगा लें एमसीक्यू नंबर 2 का। तीसरा एमसीक्यू पढ़ते हैं द इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन आर स्ट्रोंगेस्ट इन। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन किस में स्ट्रोंगेस्ट होती है, सॉलिड, लिक्विड, प्लाज्मा या गैस। तो भी मैंने पढ़ा है कि सॉलिड के पार्टिकल्स जो हैं वो आपस में स्टिक हुए होते हैं ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी स्ट्रॉन्ग होती है उनकी। तो इसलिए सॉलिड ही ऑप्शन बनेगा फिर ए ऑप्शन एमसीक्यू नंबर 3 का। उसके बाद कूलिंग द वेपर्स ऑफ सम गैसेस changes them directly into solid state. This phenomena is called। अब देखें जब आप किसी गैस के जो वेपर्स हैं, गैस वेपर्स हैं, उसको अगर आप कूल करते हो, ठीक है, अब सॉलिड को हीट करते हैं, लिक्विड में जाते हैं, लिक्विड को हीट करते हैं, हम गैस वेपर्स में चले जाते हैं। ठीक है, अब हम उल्टा अमल भी कर सकते हैं। हम रिवर्स प्रोसेस हीटिंग एंड कूलिंग कर्व में पढ़ के आए थे। जब आप गैस को कूलिंग करना स्टार्ट कर दोगे ना, वो कह रहे हैं कूलिंग द वेपर्स ऑफ सम गैस। जब आप किसी गैस के वेपर्स को कूल करोगे तो वो चेंज अगर डायरेक्टली सॉलिड में हो जाए तो इस प्रोसेस का नाम क्या है। देखिए ये डेफिनेशन है, ये चैप्टर के अंदर भी हमने पढ़ी थी, ये डेपोजिशन की डेफिनेशन है। ठीक है, अगर सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस टू गैस हो रहा होता है तो उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन, और अगर गैस डायरेक्टली सॉलिड में वापस आ जाए वो होती है डेपोजिशन। तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट, एमसीक्यू नंबर 4। चले जी, फिजिकल स्टेट इन विच द पार्टिकल्स पोसेस द मैक्सिमम एनर्जी। कहता है वो कौन सी फिजिकल स्टेट है जिसमें पार्टिकल्स की जो एनर्जी है वो मैक्सिमम होती है। सॉलिड है, लिक्विड है, गैसियस स्टेट है या वेपर्स हैं। तो पार्टिकल्स की जो एनर्जी मैक्सिमम कब होती है, जब वो उनकी मूवमेंट जो है वो इजीली हो रही होती है, उनकी एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो गैसियस स्टेट में ऐसा होता है। तो पांचवे का आप सी लगा दें। Next, how does the process of evaporation depend upon the force of attraction present among the molecules of liquid? कि जो इवेपोरेशन का फिनोमिना है ये मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना उस पर कैसे डिपेंड कर रहा होता है। इट डिक्रीज विद इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन। क्या अगर स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है मॉलिक्यूल्स के दरमियान, क्या ये कम होता है या ये बढ़ जाता है स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा हो तो, या इंडिपेंडेंट है इस पे, या इट इज फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज विद इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखें ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर डिक्रीज हो तो ये, सॉरी, इट डिक्रीज, ये कम हो जाता है विद इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन। ये मोस्ट सूटेबल आंसर है एमसीक्यू नंबर 6 का। अगर पार्टिकल्स के दरमियान, मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी तो जाहिर बात है उसका जो रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी ना। तो फिर इसलिए वो जो अमल है ना इवेपोरेशन का वो स्लो हो जाएगा। तो आप यूं ही समझे कि अब स्ट्रेंथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में ज्यादा है तो सॉलिड पार्टिकल की इवेपोरेशन मुश्किल से होगी।
पानी जो है वो जल्दी इवापोरेट हो जाएगा। अब एक फर्श पे आप शहद का कतरा गिरा दें और एक फर्श पे उसी फर्श के साथ पानी का कतरा गिरा दें, तो कॉमन सेंस की बात है कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, चूंकि पार्टिकल्स में सॉलिड में तो वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, इवेपोरेशन उसकी स्लो होगी। तो ए छठे का बनता है जी ऑप्शन। सातवें पे चलते हैं। विच गैस विल डिफ्यूज फास्टर, कौन सी गैस की डिफ्यूजन जल्दी होगी? हमने पढ़ा हुआ जिसका मॉलिक्यूलर जो सॉरी जिसका मास जो है, एटॉमिक मास जो है वो कम होता है ना, उसकी कम जल्दी हो जाएगी, ठीक है, इवेपोरेशन स्लो। लाइटर गैस डिफ्यूज फास्ट, तो इनमें कौन सी लाइटर है? तो आप इन सारों में से देख लें, चारों में से किसका एटॉमिक मास कम है। तो हाइड्रोजन HCl, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5, दोनों को प्लस करेंगे 36.5 हो जाएगा। H2S सल्फर का 32 और हाइड्रोजन 2 है तो 2 जमा करेंगे 34। सल्फर डाइऑक्साइड का अगर हम करें, ऑक्सीजन का होता है, यहाँ पे ये बन जाएगा एटॉमिक मास 96। और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 32 है, तो 32 को 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ये भी काफ़ी ज़्यादा बन जाएगा, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा बन जाएगा। एटॉमिक नंबर निकालने या एटॉमिक मास निकालने, दोनों से ही पता चल जाएगा आपको कि किसने डिफ्यूज जो है जल्दी हो जाना है। तो ये 76 बन रहा है। एटॉमिक नंबर भी लिखे जा सकते थे वैसे। एटॉमिक नंबर अगर हम लिखे, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, तो 8 तो 16, 16 जमा 6 ये 22 बन जाएगा। तो उस तरह करके देख लें, तब भी यही आंसर जो है कम माना। तो जो आंसर कम आया वही लाइट गैस है, तो 34 H2S। तो सातवें MCQ का सी ऑप्शन करेक्ट है, H2S। नेक्स्ट आठवां MCQ है फेज चेंज A एंड B इन गैस। अब कोई फेज चेंज हो रही है, ए और बी फेज चेंजेस हैं, गैस से हम जा रहे हैं लिक्विड में। ए चेंजेस ये कि गैस से आप लिक्विड में गए हैं, ठीक है। अब गैस से लिक्विड में जाने का क्या मतलब है? गैस अगर अब लिक्विड चेंजेस टू गैस, ये इवेपोरेशन है, और गैस चेंजेस टू लिक्विड है तो होती है कंडेंसेशन। तो यहाँ पे ऐसा MCQ ढूंढे जिसमें कंडेंसेशन के ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो मतलब या बी होना है या सी होना है। तो फिर आप गैस से लिक्विड में चले गए हैं, फिर आगे लिक्विड सॉलिड में जा रहा है। अब लिक्विड सॉलिड में जाना क्या है? देखिए, लिक्विड सॉलिड में जाने का मतलब ये है कि फ्रीजिंग हो रही है, मतलब पानी बर्फ में जा रहा है ना, तो सॉलिड होती है ना बर्फ। लिक्विड वाटर अगर सॉलिड में चेंज हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग, ना कि मेल्टिंग। तो मेल्टिंग तो फिर नहीं हो सकता ना, तो फ्रीजिंग। तो सी ऑप्शन करेक्ट। आठवें MCQ का और आखिरी MCQ है जी। अ स्टूडेंट नोटिस्ड अ फ्रोस्ट फॉलिंग ऑन द ग्राउंड एट 6:30 PM, 6:30 AM। एक स्टूडेंट ने देखा कि सुबह 6:30 बजे ना पौधों पे को ना बर्फ गिर रही थी, एंड डिसअपीयरिंग बाय 8:30 AM, और 8:30 बजे वो गायब हो गई। विच फेज चेंज वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजिंग द फॉरेस्ट इनटू वाटर वेपर। कह रहा है कि ना कौन सी यहाँ पे फेज चेंज हुई है कि जो फॉरेस्ट है, मतलब बर्फ है, वो वाटर वेपर में चेंज हो गई है। वाटर वेपर्स मतलब गैस में चेंज हो गई है, सॉलिड चेंज हो गया गैस में। बर्फ सॉलिड होती है, सॉलिड चेंजेस टू गैस इज कॉल्ड द प्रोसेस ड्यूरिंग विच सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस टू गैस फेज इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो 9वें का सी हो जाएगा, सब्लिमेशन। लें जी, ये एक्सरसाइज में दिए गए हमने MCQ सॉल्व किया आज की वीडियो में। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह एक्सरसाइज, शॉर्ट क्वेश्चन और कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक कर दें। इस चैनल पर फिजिक्स और मैथ के लेक्चर भी क्लास 10 के अपलोड होते हैं, उनको भी देखा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।